इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर आर के मुदगिल, प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, जैसा कि हम तमाम लोगों को पता है, हरियाणा स्टेट फिजियोथेरेपी काउंसिल एक बड़ी ही लंबी डिमांड जो बड़े ही लंबे समय से हम लोग करते आ रहे थे, हमारी पूरी हुई और हमने यूं कहें कि लगभग 50% हमारी डिमांड पूरी भी हो चुकी है। तमाम आप लोगों को पता है, इसके लिए बहुत सारा संघर्ष आप तमाम साथियों ने निरंतर किया, निरंतर बहुत सारे लोग जुड़े। आज इसी काउंसिल के बारे में कुछ और गंभीर चर्चा की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा जितने भी मेरे साथी मुझे सुन रहे हैं, खास करके हरियाणा फिजियोथेरेपी से जुड़े हुए, प्लीज़ वो इस पोस्ट को शेयर कर दें मैक्सिमम अपने तमाम साथियों के साथ, क्योंकि आज का ये मुद्दा बड़ा ही गंभीर है, बड़ा ही ज़रूरी है और हमें लोगों को इसके बारे में अवगत कराना है। देखिए, सीधी सी बात आप समझिए कि जब भी कोई भी प्रदेश में काउंसिल बनती है, ये सच में बड़ी ही खुशी का विषय है, बड़े ही हर्ष का विषय है। और हरियाणा में अब काउंसिल बन चुका है, क्योंकि पहले सिर्फ बिल पास हुआ था, लेकिन जब गैजेट में कोई चीज़ आ जाए तो वो एक एक्ट की शक्ल ले लेती है। यानी कि अब काउंसिल पूरी तरीके से हरियाणा में बन चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ उसकी कंपोजिशन का एक पार्ट वो रहता है और धीरे धीरे सरकार उसको भी पूरा कर ही लेगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब बात यह उठती है कि आज लाइव आने की जरूरत क्या थी। तो जरूरत यह थी साथियों, जैसा कि हम तमाम लोगों को पता है, जब ये काउंसिल बन रही थी, उस वक्त जब ये बिल पास हुआ हरियाणा में विधानसभा में चंडीगढ़, तो वहां से भी जब मैंने बोलना शुरू किया था तो वहां मैंने एक बात रखी थी आप तमाम लोगों के बीच कि ये लड़ाई अभी बड़ी लंबी है, हमने सिर्फ आधी लड़ाई जीती है। तो ये आधी क्यों, ये शब्द इस्तेमाल क्यों किया गया कि हमने अभी सिर्फ आधी लड़ाई जीती है? ऐसा क्या था? क्यों नहीं हमने उसको पूरी लड़ाई को ऐसा जीता हुआ डिक्लेयर किया? क्यों नहीं हमने उसे पूर्ण जीत दाखिल किया? तो ये कारण क्या था? तो दोस्तों, वो वजह आज बताने के लिए मैं आपके साथ आया हूं। इस बीच वो वजह जानबूझकर इसलिए डिक्लेयर नहीं की गई थी क्योंकि जब तक एक्ट नहीं बनता, कोई भी बिल जब तक एक्ट नहीं बनता, तब तक उसके बारे में बात करना निराधार है। उसके बारे में कोई भी बात करने का कोई खास फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, अब ये बिल एक्ट बन चुका है। हरियाणा में फिजियोथेरेपी काउंसिल एक्ट जो है वो गैजेट हो चुकी है, नोटिफिकेशन। अब इसकी कमियों की बात कर लेते हैं। क्यों इस लड़ाई को ये कहा गया था कि ये सिर्फ 50% जीती गई है? तो जितने भी मेरे साथी हरियाणा से मुझे सुन रहे हैं, खासकर क्योंकि ये हरियाणा वालों के लिए तो खासकर एक बड़ी सूचना है जो उनको सोचनी भी चाहिए, समझनी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए। और साथ ही साथ फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनको भी ये जरूर सुनना चाहिए कि किस तरीके से टेक्निकल चीजें, किस तरीके से सिस्टम हावी होकर फिजियोथेरेपी की डेमोक्रेसी का हनन कर रही हैं, हमारी डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं खत्म कर रही हैं। तो दोस्तों, अब मैं ज्यादा समय आप लोगों का ना लेते हुए सीधा मुद्दे की बात पर आता हूं। और मुद्दा ये है कि जब फिजियोथेरेपी काउंसिल का एक्ट अभी पास हो चुका है, जैसा कि हमें पता है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी शुरुआत से। ये बिल बनाया गया था, बिल हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी जो हमारे मुख्य में काउंसिल्स को स्टे करके गवर्नमेंट को माननीय अनिल विज जी के कहने पर सबमिट किया था। लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर बाद में जो हमने डिमांड्स रखी थी उसको पूरी तरीके से सरकार ने नहीं माना था और सरकार ने उसको अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले किया था पब्लिक सजेशन के लिए। उस वक्त भी न सिर्फ हरियाणा भर से बल्कि पूरे देश भर से तमाम लोगों ने उस पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी। वो तमाम लोगों को याद भी होगा, हम लोगों ने मेल भेजे, हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके भेजे थे, जिसमें हमने सरकार को यह बात रखी थी कि वो इस बिल में सारे के सारे मेंबर नॉमिनेटेड ना करके इलेक्टेड का प्रोविजन भी रखे, ताकि इस काउंसिल की डेमोक्रेसी बची रहे। तो उसके जवाब में सरकार ने उस वक्त उसको टालामटोल किया। धीरे धीरे और मीटिंग्स हुई, इसी बीच कुछ स्ट्राइक्स भी हुई, कुछ तमाम लोगों ने मिलकर प्रयास किए। तो जब वो प्रयास होते गए तो लास्ट में क्या हुआ कि जब हम पहुंचे सरकार के पास, तो लास्ट जो सबसे लास्ट अगर आपको याद हो तो चंडीगढ़ जो प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट के बाद कुछ साथी उसको बीच में छोड़ के वापस भी आ गए थे, लेकिन हमारे कुछ साथी वहां मौजूद रहे थे। और जो साथी मौजूद रहे थे उन्होंने वहां हेल्थ सर्विसेज में जो डायरेक्टर साहब हैं उनके साथ मीटिंग की थी और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया था कि हमारी जो डिमांड्स हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है। यानी कि हम एक इलेक्टेड बॉडी की डिमांड कर रहे थे फिजियोथेरेपी काउंसिल के अंदर
इलेक्टेड बॉडी होनी चाहिए ताकि फिजियोथेरेपिस्ट उसमें चुने जा सकें, फिजियोथेरेपिस्टों द्वारा चुने जा सकें। लेकिन सरकार ने वहां उस मीटिंग में भी हमारी बात को एक्सेप्ट किया गया और हमें टाइम दिया गया। एक नेक्स्ट मीटिंग और हुई हमारी डीजी हेल्थ साहब के साथ और उन्होंने उस मीटिंग में ये एक्सेप्ट भी किया कि यस यू आर राइट, देयर शुड बी डेमोक्रेसी इन योर काउंसिल। लेकिन कहीं ना कहीं वो बाद में जब मूल शक्ल में वो बिल जब हमारे सामने आया तो उसमें वो पॉइंट पूरी तरीके से नहीं रखा गया था। हमारी बात को मानते हुए सिर्फ 2 इलेक्टेड पर्संस इस काउंसिल में एज ए मेंबर रखे गए थे। उन 2 के अलावा जितने भी लोग थे वो सारे के सारे नॉमिनेटेड थे। तो दोस्तों, वो बिल जब सदन के पटल पर रखा गया, जब विधानसभा में रखा गया, उस वक्त भी हमने तमाम लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ पोजिशन उनसे रिक्वेस्ट की और उसको अमेंडमेंट के लिए फिर से उसको टाइम देने की कोशिश की। लेकिन सरकार ने उस बिल को उस टाइम पास कर दिया। हमारी तरफ से मुद्दा जो माननीय विधायक रोहतक से बीबी बत्रा जी हैं कांग्रेस के, उन्होंने हमारी तरफ से हमारी आवाज उठाई भी थी, वो तमाम आप साथियों को पता भी होगा। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या था? हमारा मुख्य उद्देश्य था कि एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बने काउंसिल में। काउंसिल में जो रजिस्टर कराए वही फिजियोथेरेपिस्ट अपना मुखिया चुने, वही फिजियोथेरेपिस्ट अपना प्रेसिडेंट चुने, वही फिजियोथेरेपिस्ट अपना वाइस प्रेसिडेंट चुने, ना कि सारे के सारे लोग नॉमिनेटेड हों। लेकिन सरकार ने इसको पूरी तरीके से नहीं माना। सिर्फ 2 पोस्ट हम लोगों के लिए दी जो कि इलेक्टेड थी, बाकी तमाम पोस्ट नॉमिनेटेड थी। तो आइए मैं आपको अब डिस्कस करता हूं काउंसिल का स्ट्रक्चर, जिसमें लिखा हुआ है कि द डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट शैल बी द प्रेसिडेंट एंड द डिप्टी डायरेक्टर dealing with the subject of physiotherapy in medical education and research department shall be the vice president। यानी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पहले से फिक्स कर दिए गए हैं। यानी कि आप लोगों के हाथ में चुनने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा गया, आपको यह अधिकार ही नहीं दिया गया कि आप अपना प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट इस काउंसिल का चुन सकें। तो सोचिए डेमोक्रेसी कहां है। उसके बाद आते हैं नॉमिनेशन की तरफ। तो लिखा हुआ है कि 1 फिजियोथेरेपिस्ट among us the teaching faculty from each of the government टीचिंग इंस्टीट्यूट इन द स्टेट टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि जितने भी टीचिंग इंस्टीट्यूट हैं गवर्नमेंट के हमारे स्टेट में, तमाम एक टीचिंग फैकल्टी वहां से सरकार नॉमिनेट करेगी। उसके बाद 3 फिजियोथेरेपिस्ट अमंग द टीचिंग फैकल्टी इन द गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उनमें से, जितने भी स्टेट में प्राइवेट या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट हैं, उनमें से कोई 3 लोग सरकार 3 फिजियोथेरेपिस्ट नॉमिनेट करेगी। अब बात करते हैं 2 मेंबर्स इलेक्टेड इन द इलेक्शंस कंडक्टेड बाय द काउंसिल अमंग अस द रजिस्टर्ड मेंबर। यानी कि आप समझिए इस बात को, अगर सिंपलीफाई वे में कहूं, एक प्रेसिडेंट आपके पास पहले से फिक्स करके आपको दे दिया गया है जिसको आप चुन नहीं सकते हैं, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। सेकंड, एक वाइस प्रेसिडेंट, वो भी आपको पहले से फिक्स करके दे दिया गया है जिसको आप चुन नहीं सकते हैं। उसके बाद जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वहां से एक फिजियोथेरेपिस्ट नॉमिनेट किया जाएगा। ये अच्छी बात है कि वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन यहां भी आम फिजियोथेरेपिस्ट जो इस काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर कराएंगे उनको चुनने का अधिकार नहीं दिया गया, सरकार द्वारा सारे के सारे नॉमिनेटेड हैं। फिर बात करते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट, वहां से 3 लोग लिए जा रहे हैं लेकिन वो भी सरकार द्वारा नॉमिनेटेड हैं। तो अब बात करें लास्ट में कितना बचा हमारे पास, सिर्फ 2 लोग जो कि इलेक्टेड हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर एक 11 आदमी की कमेटी, इसको 11 आदमी भी मैं सिर्फ 11 हाइपोथेटिकल वे में आप इसको मान लीजिए, एग्जैक्ट नंबर हमें बाद में पता चलेगा। तो एक 11 आदमी की कमेटी की मैं बात करूं तो जिसमें से 3 आदमी तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं ही नहीं, बचे हुए 8 लोग, 8 लोगों में से भी 6 लोग सरकार द्वारा नॉमिनेटेड हैं, सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो इलेक्टेड हैं। तो आप समझिए डेमोक्रेसी कहां है, कैसे ये 2 लोग आपकी आवाज बन सकते हैं, कैसे इनकी आवाज उठाई जा सकती है। तो जो काउंसिल हमें चाहिए थी, क्या ये वो काउंसिल है? क्या जिस पूर्ण स्वराज की बात हम कर रहे थे, क्या वो पूर्ण स्वराज हमें मिला? तो मुझे लगता है कि नहीं मिला। लेकिन हमारी भी मजबूरी थी, क्योंकि जब तक ये बिल की शक्ल में था हम इसको लेकर ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। तमाम लीगल हेल्प में टाइम टू टाइम शुरू से ही हम लोग इसके टच में थे, हमने हर पॉइंट को डीपली स्टडी किया था। तो हर एक निचोड़ यही निकल कर आया था कि जिस दिन ये एक्ट की शक्ल ले लेगा उस दिन हम इसको लीगल वे में करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड रख सकते हैं। तो साथियों, कुछ ना होने से, एक गलत काउंसिल होने से अच्छा है कि काउंसिल ना होना। तो अब हमारे पास एक 50% डेमोक्रेटिक तो इसको नहीं कहेंगे बट एक 50% स्ट्रक्चर है
जो कि काउंसिल की शक्ल ले चुका है, एक्ट बन चुका है और बहुत जल्द ये हमारी स्टेट में लागू भी होगा, लोगों को अपने साथ जोड़ेगा भी। तो ये तमाम खुशी की बातें हैं, लेकिन जो दुख की बातें हैं वो ये कि डेमोक्रेसी नहीं है। तो अब बात करते हैं कि डेमोक्रेसी आएगी कैसे, डेमोक्रेसी कहां से आएगी, क्या इस पे हम लीगल अब ओपिनियन हो सकती है, क्या फर्दर प्रोसीजर हो सकता है जिसको अडॉप्ट किया जाए, और क्या हमें सच में अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि सवाल ये भी उठता है। अब मेरे कुछ साथी यहां ये भी बोलेंगे कि हमें अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे वो लॉजिक ये देंगे कि हमें पहले काउंसिल, क्योंकि पहले भी हम यही बोलते थे कि पहले काउंसिल बन तो जाए, उसके बाद देख लेंगे, अमेंडमेंट फर्दर कर लेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं काउंसिल बन चुकी है। तो अमेंडमेंट की जो आप बात कर रहे हैं, अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरह एक लॉन्ग प्रोसेस है, आप पॉलिटिकल वे में कर सकते हैं। आप इसका जीता जागता एग्जांपल मैं आपको ज्यादा दूर नहीं जाना, दिल्ली से दूंगा। दिल्ली में ऑलरेडी काउंसिल है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी हुआ है कि प्रेसिडेंट एक फिजियोथेरेपिस्ट होगा और वो बाय द इलेक्शन होगा। लेकिन क्या दिल्ली में आज तक भी एक प्रेसिडेंट है जो इलेक्टेड हो? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहां देना और चाहूंगा। हमारे पास जो मौजूदा स्टेट काउंसिल्स हैं उनमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ जो 2015 की है, वहां भी डीजीएमईआर और डिप्टी डीजी एक्स ऑफिसियो की तरह हैं, ना कि पूर्णतया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट उनको डिक्लेयर कर दिया गया है। फिर बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में भी मैंने जैसे बताया कि प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, एक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन आज तक शायद वहां के फिजियोथेरेपिस्ट चिकित्सक उसको चैलेंज नहीं कर पाए हैं और आज तक अपनी दावेदारी काउंसिल पर साबित नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कमियां हैं जो हमें दूर करनी होंगी। फिर बात करें गुजरात की, जो 2011 में बनी थी, वहां भी प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड है, वो मेंबर ही चुनेंगे अपना प्रेसिडेंट, तो कितनी अच्छी बात है। महाराष्ट्र में भी सेम स्ट्रक्चर है, 2002 में काउंसिल बनी थी, प्रेसिडेंट शैल बी द इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ काउंसिल फ्रॉम अमंगस देमसेल्फ। फिर बात करते हैं तेलंगाना की, जो सबसे नई काउंसिल हमारे बीच आई है, वहां पर भी क्या है कि प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ अमंगस देमसेल्व्स। अब आप देखिए कि जितनी भी काउंसिल एट प्रेजेंट इंडिया में है, जितनी भी स्टेट काउंसिल है फिजियोथेरेपी की, सबके अंदर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुनने का अधिकार फिजियोथेरेपिस्टों को दिया गया है, सिर्फ हरियाणा को छोड़कर। तो अब आप समझ सकते हैं कि यह बात कितनी सही है और कितनी गलत। तो मैं समझता हूं कि अब समय आ चुका है, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि हम आधी लड़ाई जीत चुके हैं, लेकिन अभी एक लंबी लड़ाई बाकी है जिसको हम सबको मिलकर लड़ना है। तो उसी लंबी लड़ाई के बारे में बात करने के लिए, लीगल ओपिनियन के लिए आज मैं हमारे एडवोकेट साहब के पास आया हूं, जो हमारे एचसीएपी के लिए एडवाइजर हैं, एडवोकेट हर्षदेव शास्त्री जी, जो तमाम ऐसे मौकों पर हमारे साथ न सिर्फ खड़े होते हैं बल्कि मजबूती के साथ हमारा पक्ष भी रखते हैं, और ऐसे कई मौकों पर उन्होंने हमारे को अपने उचित हकों की आवाज उठाने में मदद भी की है। तो आज भी मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि अब ये एक्ट बन चुका है, तो क्या इस पे एक लीगल प्रेरोगेटिव हो सकता है, क्या इस पे कानूनी प्रतिक्रिया हम लोग दर्ज करा सकते हैं, और हमें वो दर्ज करानी भी चाहिए या नहीं। और साथ ही साथ जो मुझे लोग सुन रहे हैं, मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पोस्ट को शेयर भी करें, ताकि ज्यादा साथी अपने से जुड़ पाएं। और हरियाणा के फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनको मैं खासकर ये कहना चाहूंगा कि ये उनके हकों का मसला है, उनके हकों की बात है, तो इसको न सिर्फ सुने बल्कि समझें, और इसको डीपली समझने के बाद, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि ये एक म्यूचुअल कंसेंट पे हो हरियाणा के तमाम फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि जब भी हम ऐसी कोई बात करते हैं तो कुछ लोग उससे बच निकलने की कोशिश करते हैं, ये कहते हुए कि ये राजनीति है, जबकि ये राजनीति नहीं, ये न्याय नीति है, ये हकों की बात है। अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट काउंसिल बनती है और उसमें फिजियोथेरेपिस्ट ही अपने आप को रिप्रेजेंट ना कर पाए, तो मैं समझता हूं वो काउंसिल का होना या ना होना दोनों ही बातें बराबर हैं। तो समझना आपको भी पड़ेगा, हम सबको पड़ेगा। तो आइए अब ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा चलते हैं हमारे वकील साहब के पास और बात करते हैं सर से कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। नमस्कार वकील साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। तो सर अभी ब्रीफ मैंने डॉक्टर साहब को, सब लोगों को जो फिजियोथेरेपी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं या उससे प्यार करते हैं, सबको मेरा करबद्ध प्रणाम। तो सर अभी जैसे आप साथ बैठे थे, आपने सारा सुन भी लिया होगा और मुद्दा आपसे मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ, तो क्या इसमें अब हो सकता है, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी तो इस काउंसिल में नहीं है, और जब तक ये एक्ट नहीं बना था तो आप लोगों का सुझाव पहले से यही था कि जब तक ये एक्ट नहीं बनता तब तक हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन अब ये एक्ट बन चुका है, तो ऐसे में अब एक फिजियोथेरेपिस्ट का स्टैंड क्या हो सकता है? देखिए, जब ये बिल था, जब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर फीडबैक भी मांगा, इस बात पे मैं बाद में आता हूँ कि हम स्टेप्स ले लेते हैं या ले सकते हैं या कैसे लेंगे,
लेकिन शुरुआत में जो गवर्नमेंट ने जिस तरीके से स्टेप्स उठाए थे, हम लोगों ने एक्ट ड्राफ्ट किया, एक्ट ड्राफ्ट करके हेल्थ मिनिस्टर गाइडेंस में सारी टीम साथ में गई थी, पूरी लीगल टीम साथ में थी आपकी, और ऑफिस बेयर्स भी आपके साथ थे वो लोग। बनेगी, जल्द से जल्द बनेगी और पूरी डेमोक्रेटिक वे से बनेगी, ताकि फिजियोथेरेपिस्ट अपना पूरा रोल इसमें प्ले कर पाए कि और उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट के पेन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, रेगुलेशन है, गवर्नेंस है, उनकी फैसिलिटीज हैं, एज पर लॉ हो। वो उसका बिल हमने ड्राफ्ट करके दिया प्रॉपरली, और उसके बाद बिल काफी टाइम लगा था, लेकिन बिल होने के बाद भी फीडबैक मांगा था गवर्नमेंट ने, जिसके बारे में बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट ने, आपकी टीम में से भी, वैसे भी लोगों ने फीडबैक भी दिया, हम लोगों ने भी फीडबैक दिया था कि उस बिल में जो प्रॉब्लम्स, जो फ्लॉज थे, जो कि अभी भी यूं के यूं एग्जिस्टेंस में है, कोई चेंज गवर्नमेंट ने नहीं किया, ना एप्लीकेशन मूवमेंट किया। आप देखेंगे शॉकिंगली, आपको तो पता ही है, दर्शकों के लिए बता रहा हूँ स्पेसिफिकली, जो एक्ट हमने ड्राफ्ट करके दिया था, गवर्नमेंट ने कोमा या फुल स्टॉप भी चेंज नहीं किया, एक्सेप्ट एक चीज के कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो काउंसिल का है, इसमें कैसे कैसे चुने जाएंगे, इस चीज को छोड़ के कहीं कोई बदल ना। गवर्नमेंट ने गाइडलाइन सेट करी कि हाउ, फॉर एग्जांपल, इसमें रजिस्ट्रार होता है, हु विल बी द वर्किंग हेड ऑफ द हाउ द काउंसिल विल वर्क, ना रजिस्ट्रार चुना कैसे जाएगा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड। वो साथ में करी क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने कोई मेहनत तो करी नहीं इस एक्ट में, जैसा एक्ट दिया गया था वैसा अक्षर से छाप दिया, एक्सेप्ट अपने लोगों को ठूसने के लिए। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं स्पेसिफिकली, कि गवर्नमेंट को ये बात सोचनी चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट क्या है, वी द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये एसेंस है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि डेमोक्रेसी के हैंड्स एंड लेग्स ही यही है कि लोग खुद अपने आप को अपने चुने हुए लोगों के द्वारा हेल्प एडमिनिस्टर करें, सुपरवाइज करें, ताकि हर व्यक्ति को सोचना ना पड़े और हर व्यक्ति का उसमें रोल हो प्ले करने के लिए। इसी प्रकार से ये काउंसिल बनी, तो इसका भी यही स्पिरिट होना चाहिए था कि वी द फिजियोथेरेपिस्ट, फॉर द फिजियोथेरेपिस्ट एंड बाय द फिजियोथेरेपिस्ट। तो गवर्नमेंट ने पूरा प्रयास किया है कंप्लीटली कि इसको कंप्लीटली एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बना दिया। और होगा क्या फिर, गवर्नमेंट का जो प्रेसिडेंट बना है, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रिसर्च डेवलपमेंट, डायरेक्टर के पास वैसे ही इतने काम है, मेडिकल एजुकेशन है, रिसर्च है, मेडिकल एजुकेशन ऐसे तो है नहीं, फिजियोथेरेपी है, इट कैन बी एक्स ऑफिशियो मेंबर, डेफिनेटली वो उनको इंक्लूड कर सकते थे कि, लेकिन फिजियोथेरेपी प्रोफेशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या कैसे फिजियोथेरेपिस्ट का रेगुलेशन होना चाहिए, उसमें फिजियोथेरेपी इंक्लूडेड होते तो बेस्ट परफॉर्मेंस होती। हमें पता है, आप लोगों के साथ ही जुड़ के कह रहा हूं कि आप लोगों को पता है इस बात का कि एक आम फिजियोथेरेपिस्ट क्या प्रॉब्लम होती है, उसको कैसे उसकी प्रैक्टिस में आम जो लोग डिग्री क्वालिफाइड नहीं है वो भी इंटरफेरेंस कर रहे हैं, हाउ दी परफॉर्मेंस ऑफ फिजियोथेरेपी प्रोफेशन एज सच ऑल ओवर कुड बी रेगुलेटेड इन ए प्रॉपर मैनर। लेकिन गवर्नमेंट ने ये तो सोचा नहीं, प्रेसिडेंट बिठा दिया डायरेक्टर को, डिप्टी डायरेक्टर को बना दिया वाइस प्रेसिडेंट। अब उन लोगों को करने के इतने सारे काम है, उन लोगों के पूरी मेडिकल एजुकेशन रिसर्च उनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनका समय कहाँ है? अगर गवर्नमेंट के पास समय होता तो इतने दिन से अनरेगुलेटेड और बिना किसी फैसिलिटी के फिजियोथेरेपी प्रोफेशन स्ट्रगल नहीं करता। इतने संघर्ष खुद HCAP का 10 साल करीब 10 साल में नहीं होता, गवर्नमेंट को कुछ ऐसे ही कुछ न कर लेती। एक्ट तो इनसे बना नहीं, और अब एक्ट बनाया तो भी उन्हें गवर्नमेंट सर्वेंट्स को बिठा लिया पदों पे, जो इवन रजिस्ट्रार जो सारा ऑपरेशन हेड देखेगा, जिसके सिग्नेचर से होगा, सारे मिनट्स से लेके सारे काम उसके हाथ से होंगे, उसके सिग्नेचर तो भी गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। वो भी उन्होंने स्पेसिफाई किया ही नहीं उसके बारे में। लेकिन जिस तरीके से ड्राफ्ट किया गया था ये काउंसिल का पूरा बिल, उन्होंने एज इट इज उस ड्राफ्ट को फॉलो किया, उसमें बस मामूली से उन्होंने चेंजेस किए, सिर्फ कंपोजिशन में और कुछ एक फाइन स्ट्रक्चर को लेके। उसके बाद बल्कि हमारी मीटिंग भी हुई, जैसा मैंने कहा कि डीजी हेल्थ साहब के बाद उन्होंने हमारी इस चीज को एक्सेप्ट भी किया कि यस यू आर राइट, आपको डेमोक्रेसी होना ही चाहिए। अगर काउंसिल आपका है, फिजियोथेरेपिस्ट का है, तो फिजियोथेरेपिस्ट उसको गवर्न करें तो ज्यादा बेटर है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सिस्टम ने इसमें गड़बड़ की, और आप देख ही रहे हैं कि तमाम जितनी भी स्टेट काउंसिल हमारे बीच हैं आज की डेट में इंडिया में, तमाम काउंसिल का स्ट्रक्चर, तमाम काउंसिल का कंपोजिशन ये कहता है कि जो मेंबर प्रेसिडेंट होंगे वो इलेक्टेड बाय द मेंबर्स देमसेल्व्स, यानी कि उसको काउंसिल के लोग ही चुनेंगे। लेकिन हरियाणा इकलौता एक ऐसा
स्टेट बन चुका है कि जहां प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट प्री फिक्स रख दिए गए हैं कि जो भी आपका डीजी हेल्थ होगा, डी मेडिकल एजुकेशन रिसर्च होगा, वो लोग आपके प्री फिक्स प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। तो आप सोचिए कि अगर इस बीच सरकार उनको बदल देती है, अगर 3 साल का एक टेन्योर मान के चले, अगर सरकार आई और अगर 1 साल के अंदर किसी भी डीजी हेल्थ को ट्रांसफर कर दे, तो आपका तो प्रेसिडेंट फिर से गया, फिर से कोई नया डीजी आएगा, प्रोसेस शुरू होगी। तो क्यों ना फिजियोथेरेपिस्ट को यह अधिकार दिया जाए कि वो अपना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुन पाए, तभी तो डेमोक्रेटिक सेंस बचेगी। तो सर मैं अब इसमें यह चाहता हूं, क्योंकि जैसा हमारा पहले भी डिस्कशन हुआ है, क्योंकि हम अभी तक इस इंतजार में थे कि ये एक्ट की शक्ल में हमारे पास नहीं था। जब तक ये एक्ट नहीं बनता तब तक हम इसको किसी भी वे में लीगल फॉर्म में चैलेंज करने के लिए कैपेबल नहीं थे। आज बाय द गॉड ग्रेस ये एक्ट बन चुका है, हरियाणा में फिजियोथेरेपी काउंसिल बन चुकी है, तो अब हम इसको लीगली भी चैलेंज कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें और किस तरीके से हम इसको आगे चैलेंज कर सकते हैं? देखिए, मैं स्पष्ट कहूं कि एक एक पॉइंट जिस तरीके से पिक किया जाएगा वो तो पूरी रिसर्च करके हम डेवलप करेंगे, कैसे जो भी लीगल प्रोविजन, जो एक्शन हमें लेना है। जैसे मैं आपके जोश को देख पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं तो यही कहूँगा हमें आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ेंगे भी। मैं आपकी नेचर को जानता हूँ, जुझारू किस्म के आप व्यक्ति हैं, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक एक पॉइंट को तो अभी हम एनालाइज नहीं कर सकते। वी विल लुक इनटू द प्रेसिडेंट्स कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में क्या कहना है, हिस्ट्री में क्या रहा है पास्ट। जो बात में कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी हमें देखनी है इस एक्ट की, और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अगर हम देखें विद द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, तो जैसे हमने बताया कि यहाँ तो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का भिन्न अंग है, वो है ही नहीं। सबसे बड़ा पॉइंट ही यही है कि जो जिस तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट लोगों को गवर्न करना है और उन लोगों का इंटरफेरेंस नहीं है इसमें, ऐसा चुने हुए लोग, पिक किए हुए लोग जरूर नहीं है। बेसिक जो रजिस्टर, जो एनरोलमेंट होगा फिजियोथेरेपिस्ट का, वो लोग जितनी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट होके आएंगे तो ही वो बेटरमेंट के लिए कर पाएंगे। और इलेक्ट कौन होगा? जो पूरा फिजियोथेरेपी प्रोफेशन जिसको चूज करके भेजेगा आगे। तो जितने ज्यादा मेंबर होंगे वो सब मेंबर फिर हेल्प कर पाएंगे। तो ये अपने आप में एक अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डेफिनेटली ये चैलेंज हो सकता है और डेफिनेटली चैलेंज करना चाहिए हमें। और इसमें आगे फर्दर हम रिसर्च भी करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या क्या प्रेसिडेंट, जैसे मैंने आपको कहा, वो देखते हुए ये सेक्शन अल्ट्रा वायरीज घोषित होना चाहिए और पर्टिकुलरली दोबारा इस पे गवर्नमेंट को एक्ट करना चाहिए। जो हमने सजेशन दिए थे पहले भी, वो सजेशन को मानते हुए ज्यादा से ज्यादा नंबर में, और जो चुनी हुई काउंसिल भी होगी उसमें भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अपॉइंट करके भेज देगी, वो इलेक्ट करें ताकि प्रॉपर ढंग से गवर्नेंस हो सके। तो हमारे बिल्कुल बहुत अच्छा केस है, हमें आगे बढ़ना चाहिए इस बारे में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे। और अभी वकील साहब ने जैसा बताया भी कि ये एक ऐसी काउंसिल है जो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए तो है, लेकिन शायद इसमें फिजियोथेरेपिस्ट को ही अपनी बात रखने का अधिकार नहीं दिया गया। यहाँ मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूँ कि जब भी नॉमिनेटेड की बात आती है तो आप खुद सोचिए कि नॉमिनेटेड जब वो गवर्नमेंट कॉलेजेस से होंगे तो जाहिर सी बात है उनको काम करने की पूरी आजादी नहीं दी जाएगी। अगर सच में वो काम करना भी चाहेंगे नॉमिनेटेड हमारे साथी, क्योंकि वो भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपी की भलाई सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो सुपीरियर हैं, उनके जो बॉसेज हैं, वो उस काउंसिल में एज ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पहले ही बने बैठे हैं। तो अगर क्या कोई फेयर डिसीजन ये काउंसिल ले पाएगी, ये एक सोचने का विषय है। तो साथ में ये बात मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो लोग जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस से हैं, उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? दे आर बाउंड टू टीच और वर्क इन दैट प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। उन लोगों के पास समय कहाँ होगा कि वो पूरे फिजियोथेरेपी की प्रॉब्लम्स को अटेंड कर पाए? सर वो कर भी लेंगे तो, लेकिन फिर भी पावरफुल जगह तो वो भी नहीं है। वो हाँ, क्योंकि जब भी देखिए कोई भी डिसीजन मेकिंग होगी, अगर काउंसिल कोई नया कानून भी बना के देगी आप लोगों को, कोई भी नया रूल फॉर्म करेगी, तो डेफिनेटली 2/3 मेजोरिटी जो डिसाइड करेगी वो हो जाएगा। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि 2 इलेक्टेड मेंबर तो 2/3 के अंदर आते ही नहीं। अगर वो लोग मना भी करते रहे किसी भी गलत कानून के लिए कि ये नहीं होना चाहिए, तो भी सरकार चाहे तो उसको पास कर सकती है काउंसिल के थ्रू, क्योंकि यहाँ 2/3 मेजोरिटी तो सारी की सारी नॉमिनेटेड है। तो दोस्तों, यहाँ एक ही चीज जरूरी है, वो है इलेक्टेड। क्योंकि जब तक इलेक्टेड प्रेसिडेंट, इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट और इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होंगे मेजोरिटी में, ऐसा नहीं है कि नॉमिनेटेड नहीं होने चाहिए, नॉमिनेटेड आप रखिए, बट इक्वल रेशियो में रखें ताकि एक बैलेंस बना रहे। इक्वल रेशियो में आपके पास नॉमिनेटेड हो, इक्वल रेशियो में आपके पास इलेक्टेड हो, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शुड बी
इलेक्टेड, शुड बी इलेक्टेड, क्योंकि जब तक वो इलेक्टेड नहीं होंगे, वो पहले से ही हमारे को फोर्सफुली दे दिए गए हैं कि यही रहेंगे, तो उसमें समझता हूं कि डेमोक्रेसी कहीं नहीं बचती है। तो दोस्तों, इस मुद्दे को तमाम फिजियोथेरेपी साथियों को हरियाणा से खासकर अब गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि यही समय है अब इस पर रिएक्ट करने का, अब इस पर आवाज उठाने का। तो साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हरियाणा के जितने भी फिजियोथेरेपी साथी मुझे सुन रहे हैं, अगर उनको लगता है कि ये उनके हकों की आवाज है, क्योंकि देखिए जब तक एक क्लिनिशियन आगे नहीं आएगा, अब क्लिनिशियन, नंबर ऑफ क्लिनिशियन ज्यादा है, लेकिन अगर आप कंपोजिशन देखेंगे काउंसिल की, तो वहां नंबर ऑफ टीचिंग प्रोफेशनल्स ज्यादा है। तो जब क्लिनिशियन वहां पहुंचेगा ही नहीं, काउंसिल में कभी बैठ ही नहीं पाएगा पूरी जिंदगी में, तो वो क्या फैसले लेगा और किसके लिए फैसले लेगा वो? तो ऐसे में तमाम लोगों की रेशियो बराबर होनी चाहिए। टीचिंग फैकल्टी शुड बी देयर बट क्लिनिशियन शुड बी देयर, ताकि वो दोनों चीजों को एड्रेस कर पाए, क्योंकि टेक्निकल डिफिकल्टी तो दोनों पेशों में अलग अलग हैं। टीचर्स की अलग प्रॉब्लम्स हैं, स्टूडेंट्स की अलग प्रॉब्लम है, तो तमाम तबकों का वहां रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और उसके लिए अब जो सही दिशा है वो यही है कि हम प्रेजेंट एक्ट को, मौजूदा एक्ट को हम लीगली चैलेंज करें और इसमें अमेंडमेंट के लिए सरकार से रिक्वेस्ट करें। यही एक इकलौता तरीका बचता है हम तमाम लोगों के पास, और समय भी यही है इस एक्शन को लेने का, क्योंकि जितना हम डिले करेंगे, हम सोचेंगे कि नहीं जी ये बाद में हो जाएगा, पहले ये चीजें चलेंगी, वो चीजें चलेंगी, सीधे दिल्ली काउंसिल जैसा ना हो जाए कि काउंसिल बने तो इतने साल हो चुके हैं और उसके तो एक्ट में भी लिखा है कि प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स, लेकिन आज भी क्या वहां प्रेसिडेंट है? क्या आज भी दिल्ली काउंसिल का प्रेसिडेंट एक फिजियोथेरेपिस्ट है? क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेसी जो थी वहां, उस सेंस को भी खत्म कर दिया गया, और बाद में काउंसिल 2/3 मेजोरिटी में आके कोई भी नया कानून बना सकती है। हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र स्टेट फिजियोथेरेपी काउंसिल का। वहां आज एक फिजियोथेरेपिस्ट प्रेसिडेंट की पोस्ट पर है। ये डेमोक्रेसी का बेस्ट एग्जांपल है, और इसीलिए आप देखते होंगे कि सबसे ज्यादा एक्टिव काउंसिल भी हमारे पास महाराष्ट्र की है, चाहे वो रूल फॉर्मेशन को लेके हो, चाहे वो डॉक्टर एंटाइटलमेंट को लेके हो, हर जगह वो लोग एक्टिवली फंक्शन कर रहे हैं। लेकिन उसके मुकाबले अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली उतना एक्टिव नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि वहां फिजियोथेरेपिस्टों ने अपने अधिकारों को नहीं पहचाना। तो क्या हरियाणा भी ऐसी ही गलती करेगा, या हरियाणा अब इसके खिलाफ आवाज उठाएगा? या आप लोगों को डिसाइड करना है, हम लोगों को डिसाइड करना है। मेरा नंबर आप तमाम लोगों के पास है, जिनके पास नहीं है वो मेरा नंबर ले लें, 9416632667, और इस मुहिम में हमारा हिस्सा बने, क्योंकि तमाम लोगों के सहयोग से और सपोर्ट से ये चीजें हो पाएंगी। क्योंकि लड़ाई, मैंने पहले ही कहा है, भी है, लेकिन हाँ लड़नी जरूरी है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप तमाम लोगों से इजाजत चाहूंगा। साथ ही साथ वकील साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कानूनी इस पे रोशनी डाली, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि काफी लोग मेरी इन बातों से सहमत भी होंगे, और जितने लोग सहमत हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी चुप्पी कहीं आपके भविष्य को ना ले बैठे, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स का फ्यूचर है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उनको कितनी एक अच्छी काउंसिल मिलेगी, वो स्ट्रांग है या नहीं है, इस बात पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तालियां बजाने के लिए, जश्न मनाने के लिए, ढोल बजाने के लिए हमें काउंसिल मिल गई है, इसमें कोई शक नहीं, पर क्या वो हमारे अधिकारों की बात रख पाएगी? क्या वो डेमोक्रेटिक है? क्या उसमें हमारे को रिप्रेजेंटेशन रखने का हक मिला है? सिर्फ ये ना सोचिए कि कुछ लोग नॉमिनेटेड हो जाएंगे, सिर्फ कुछ, बाकियों का क्या? अगर काउंसिल की बॉडी इलेक्टेड हो तो आज एक बच्चा जो मुझे सुन रहा है वो फ्यूचर में उस काउंसिल का प्रेसिडेंट बनने का सपना देख सकता है, उसको आजादी है सपना देखने की। लेकिन अगर वो नॉमिनेटेड ही रही तो वो सपना तो कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा, ना एक बच्चा कभी इलेक्शन लड़ पाएगा, ना कोई चेंज कभी हो पाएगा। नॉमिनेटेड तो आपको भी पता ही है कि सरकार के नॉमिनेशन कैसे होते हैं, जो सरकार की सुनेंगे सरकार नॉमिनेट कर लेगी, और जो हम जैसे बागी और विद्रोही लोग हैं शायद सरकार उन्हें नॉमिनेट करने से परहेज करेगी, क्योंकि वो जानती है ये वहां आएंगे तो सच की आवाज उठाएंगे, और सच शायद आजकल लोगों को पसंद नहीं। तो दोस्तों, सवाल है, जवाब ढूंढिएगा और कोशिश कीजिएगा इस मुद्दे पर गहराई से सोचकर रिएक्ट करने की। आप तमाम लोग जुड़ें, और जितने लोग इस विचारधारा से सहमत है वो आए, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है, और हम तमाम लोग मिलकर हरियाणा को, क्योंकि देखिए ये लड़ाई हमने आधी अपने दम पे जीती है, किसी और के दम पे नहीं जीती। हरियाणा की लड़ाई हरियाणा वालों ने जीती है, और यही हरियाणा के लोग एक बिगेस्ट एग्जाम्पल सेट करेंगे आने वाले टाइम में, कि हम एक डेमोक्रेटिक काउंसिल लेके आएंगे, चाहे वो सड़क का रास्ता हो या कोर्ट का रास्ता हो, हम तमाम लोग मिलकर लड़ेंगे और बहुत बेहतर काम करेंगे, और दिखाएंगे एग्जाम्पल पूरे देश को कि एक एग्जैक्ट काउंसिल होती क्या है। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय फिजियोथेरेपी दोस्तों।